बच्चे पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ, आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। तो पिछले लास्ट लेक्चर में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ रहे थे, हमने लिवर तक पढ़ लिया था। आज हमें लिवर और पेनक्रियाटिक डक्ट्स के सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि लिवर और पेनक्रियाज में कौन कौन से डक्ट सिस्टम है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से नीट में एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज, ठीक है। तो पेनक्रियाज और लिवर के डक्ट सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डायग्राम बनाते जाएंगे, साथ साथ समझते जाएंगे। ये हो गया लिवर। लिवर में दो लोब्स होते हैं, राइट बड़ा लेफ्ट छोटा, ठीक है। लिवर में कितने दो लोब्स होते हैं, दोनों लोब से डक्ट आती है लिवर से, ठीक है। आया समझ में। दोनों लोब से लिवर से डक्ट आई, कैसे बनेगा? कैसे बनाना? हाँ, कैसे बनाना उसको यू करके और यू करना, ठीक है। ये आया समझ में। क्या हुआ देखो, लिवर में हमारे पास दो लोब हैं, दिस इज योर लेफ्ट लोब, दिस इज योर राइट लोब, ठीक है। दोनों लोब से डक्ट आई। लिवर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हेपाटिक, राइट। ये जो वर्ड होता है हम लिवर के लिए यूज करते हैं, इसलिए हमने इस डक्ट को क्या नाम दिया है, हेपाटिक डक्ट। डक्ट विच कम्स फ्रॉम द लिवर इज नोन एज योर हेपाटिक डक्ट, ठीक है। क्योंकि ये लेफ्ट साइड से आ रही है, तो ये हो गई आपकी लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, ठीक है। ये राइट साइड से आ रही है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, इसका जो नाम है हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, ठीक है। दिस इज योर राइट हेपाटिक डक्ट, क्लियर। ये कौन सी डक्ट होगी, राइट हेपाटिक डक्ट। अब आपको पता है कि क्योंकि लिवर से आपको पता है क्या रिलीज होता है, बाइल, राइट। और बाइल स्टोर कहाँ होता है, हमारे गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ पे आता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आती है जो आपके, ठीक है, ये जो डक्ट है ये कहाँ जाके मिल जाती है, ये डक्ट जो है ये कहाँ जाके मिलेगी, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आई है ये आपके अच्छा देखो, एक चीज और मैं बता देती हूँ। देखो, राइट से हेपाटिक डक्ट आई, लेफ्ट से आई आपकी लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। दोनों डक्ट मिलके एक कॉमन डक्ट बना लेती है ना। दोनों देखो एक जगह पे आके मिल गई, तो ये जो दोनों डक्ट है जो जगह पे आके मिली है उसे हम बोलते हैं कॉमन हेपाटिक डक्ट। क्या बोलोगे आप इसे, कॉमन हेपाटिक डक्ट, कॉमन हेपाटिक डक्ट। ये हो गई आपकी कॉमन हेपाटिक डक्ट। आया समझ में, लिवर का पूरा चीज समझ में आ गई। अब आपका जो गॉल ब्लैडर है वहां से रिलीज, अब क्योंकि देखो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है
इसे आप क्या बोलोगे? सिस्टिक। हम गॉल ब्लैडर के लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज योर सिस्टिक। तो सिस्टिक वर्ड हमने यूज करा तो ये डक्ट क्या हो जाएगी? सिस्टिक डक्ट। ठीक है, कौन सी डक्ट है ये? सिस्टिक डक्ट। अब ये डक्ट क्या हो रही है आपकी? कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलके एक डक्ट बना लेगी। ठीक है, इस डक्ट को आप क्या बोलोगे? या इसको मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ये ठीक है। अब ये गॉल ब्लैडर किसके साथ जाके मिल गई? कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ। सिस्टिक डक्ट से भी क्या आएगा? बाइल। ठीक है, लिवर से भी बाइल आता है। लिवर से जो बाइल आता है वो थोड़ा सा डाइल्यूट होता है, और सिस्टिक डक्ट मींस गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आता है वो थोड़ा कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो आते तो दोनों क्या है? बाइल। तो इसे आप क्या बोलोगे? कॉमन बाइल डक्ट। दिस इज योर कॉमन बाइल डक्ट। कौन सी डक्ट है ये? कॉमन बाइल डक्ट। आया समझ में? अब ये डक्ट कहां पे जाके ओपन, अब ये डक्ट जो है आपकी ये कहां जाके खुलेगी? ये दूसरे ऑर्गन में जाके खुलेगी, पेनक्रियाज में। एक मिनट, हाँ, पहले हम पेनक्रियाज बनाते हैं। ये वाला हाथ का आपने कोई हाथ में क्या करना है? ये अपन लाइन कीजिए ना, इससे क्या करना है? ठीक है, ऐसे करना है, ये ऐसे करना। ये आपका पेनक्रियाज हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, पेनक्रियाज से एक डक्ट आती है। ये डक्ट कहां से आ रही है? पेनक्रियाज से। तो ये जो डक्ट पेनक्रियाज से आई है, इस डक्ट को आप क्या बोलते हो? पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं हम इसे? पेनक्रियाटिक डक्ट। क्योंकि पेनक्रियाज की डक्ट है तो ये क्या हो गई? पेनक्रियाटिक डक्ट। और पेनक्रियाटिक डक्ट को हम एक और नाम दिया जाता है डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ विल्सन। ठीक है, डक्ट ऑफ विल्सन भी बोला जाता है। आया समझ में? अब आपकी जो कॉमन बाइल डक्ट है ये पेनक्रियाज के साथ, पेनक्रियाज में आके ओपन होगी। ठीक है, ये डक्ट जो है वो पेनक्रियाज में आएगी और पेनक्रियाज के साथ, और अब ये किससे मिलेगी? देखो, कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलेगी। ये देखो, यहां तक तो आपकी बाइल डक्ट आ गई। ठीक है, सॉरी, पेनक्रियाटिक डक्ट है। अब ये जो डक्ट है आपकी ये मिलेगी आपके पेनक्रियाज के साथ, मिल गई। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक कॉमन डक्ट बना लेंगे, दैट इज योर हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट का नाम क्या है? हेपेटो, क्योंकि आपकी लिवर से भी डक्ट आ रही है तो हेपेटो पेनक्रियाज की डक्ट है, तो हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। आया समझ में? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर? अब क्योंकि अब ये डक्ट कहां जाके खुलने वाली है? ये डक्ट जो है आपकी हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहां खुलेगी? सी शेप स्ट्रक्चर ड्यूडेनम में, है ना? ठीक है, मैं यहां बनाती हूँ ड्यूडेनम। ये रहा आपका ड्यूडेनम, दिस इज योर ड्यूडेनम। ठीक है, अब एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम ये पेनक्रियाज, ये हो गया आपका ड्यूडेनम में। ठीक, हो गया ड्यूडेनम और ये पेनक्रियाज है। अब ये जो डक्ट है आपकी कॉमन बाइल, सॉरी, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ये डक्ट जो है
ये आपके कहाँ जाके खुलेगी? ड्यूडेनम में। आया समझ में? अब ये डक्ट कहाँ खुलेगी? ड्यूडेनम में। आया समझ में? आया? अब आपकी डक्ट कहाँ खुल गई? ड्यूडेनम में। अच्छा, जहां पे ये जो ड्यूडेनम में जहां जाके खुलती है ना, ये थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है। ये जो पार्ट होता है इट इज थोड़ा सा वाइडर पार्ट, और इस पार्ट को हम बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वाटर। वाटर, एम्प्यूला ऑफ वाटर, दैट मीन्स ये एक ऐसा पार्ट है जो आपका सिंगल ओपनिंग, जो आपके जो डक्ट है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, वो जिस ओपनिंग से वो ड्यूडेनम में खुलती है जाके, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्यूला ऑफ वाटर। आया समझ में? एक बार और देखो, लिवर से दो डक्ट निकलती है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट साइड से राइट हेपेटिक डक्ट। अब ये जो डक्ट है ये दोनों मिलके कॉमन डक्ट बनाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है ये गॉल ब्लैडर की जो सिस्टिक डक्ट है इसके साथ मिलके क्या बनाएगी? कॉमन बाइल डक्ट। अब जो कॉमन बाइल डक्ट है वो पेनक्रियाज में जाके ओपन होगी, और वो जहां ओपन होगी कहां पे? पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, जिसे आप डक्ट ऑफ वेसंग भी बोलते हो। ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके एक वो कॉमन डक्ट बनाएगी जिसे बोलते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि इस डक्ट के थ्रू बाइल जूस और आपका जो बाइल जूस और आपका जो पेनक्रियाटिक जूस है वो दोनों कहां जाएंगे? आपके ड्यूडेनम में। और जिस ओपनिंग से वो ड्यूडेनम में जाते हैं उसे हम बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वाटर। क्या बोलते हो आप उसे? एम्प्यूला ऑफ वाटर। क्लियर? आया समझ में? आया समझ में? अब देखो, अब देखो क्या है कि हमें स्पिंटर्स भी चाहिए, क्योंकि बाइल जूस हम डाल रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि आपको 24 आवर्स आपको बाइल जूस चाहिए। जब आपको बाइल जूस चाहिए तब वो आपके पेनक्रियाट्स के थ्रू होते हुए ड्यूडेनम में आना चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो वो नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ स्पिंटर्स चाहिए। तो दो तरीके के इस पूरे सिस्टम में स्पिंटर्स होते हैं। आपका जो एक स्पिंटर होता है वो यहां होता है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये एक स्पिंटर आपका होगा यहाँ पे, ठीक है, इसे हम बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है। एक स्फिंक्टर कहाँ होता है? आपका कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट के बीच में, ठीक है। और एक स्फिंक्टर जो होता है आपका वो होता है यहाँ पे हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जहां पे आपके ड्यूडेनम में ओपन होता है वहां पे आपका एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। एक स्फिंक्टर यहाँ होता है और इस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। पहला स्फिंक्टर कहाँ है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, जो कि आपके कॉमन, देखो जब ये डक्ट, देखो जब आपका स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बंद हो जाएगा, और जैसे ही रिलैक्स करेगा ये ओपन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बंद, और रिलैक्स करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो जब आपको बाइल जूस चाहिए तो ये रिलैक्स होगा, बाइल जूस आपका कहाँ जाएगा? पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट में ड्यूडेनम में जाएगा। जब आपको जरूरत नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बंद हो जाएगा। सेम वे इसका रेगुलेशन यहाँ पे कौन कर रहा है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। आपको बाइल डक्ट, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस को भी तो कंट्रोल करना है, तो इसको ड्यूडेनम में जब आपको चाहिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बंद हो जाएगा, रिलैक्स करेगा तो वो खुल जाएगा, और आपका जो है पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो है वो आपके ड्यूडेनम में आ जाएगा। आया समझ में? अब ओके, यहाँ पे चलो एक दो पॉइंट यहाँ बता रही हूँ मैं आपको गॉल ब्लैडर के बारे में। आपका जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें एक चीज, एक डिजीज हो जाती है जिसे हम बोलते हैं गॉल स्टोन। क्या बोलते हो आप उसे? गॉल
स्टोन। और गॉल स्टोन को आप कोलेलिथियासिस भी बोलते हो। कोलेलिथियासिस भी बोला जाता है। गॉल स्टोन को क्या बोलते हैं? कोलेलिथियासिस। क्या होता है? ये जब आपके जो बाइल सॉल्ट होते हैं बेसिकली, जब वो गॉल ब्लैडर में अक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, तो वो गॉल स्टोन बना लेते हैं। ठीक है। और गॉल स्टोन्स और दूसरी चीज कोलेस्ट्रॉल जब इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से भी गॉल स्टोन हो जाता है। ठीक है। तो गॉल स्टोन नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें क्या होता है, आपका जो है आपके बाइल सॉल्ट्स और कोलेस्ट्रॉल जब अक्यूमुलेट हो जाते हैं किसमें? गॉल ब्लैडर में, तो ये गॉल स्टोन बना लेते हैं। अब क्या होगा? डॉक्टर उसको ट्रीट करेगा, ट्रीटमेंट होगा। अगर थोड़े से है तो वो मे बी ट्रीटमेंट हो जाए तो वो ठीक हो जाए, लेकिन अगर मान लो वो ट्रीटमेंट उससे भी ठीक नहीं होते हैं तो लास्ट ऑप्शन बचता है आपका रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। आपको क्या करना है? गॉल ब्लैडर को रिमूव करना है। तो जब आप गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हो तो उस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। जब आप गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हो तो उस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी। देखो टॉमी वर्ड जहां आपको दिखे, जब भी हम किसी भी ऑर्गन की सर्जिकली रिमूव करने की बात करते हैं जिस ऑर्गन को, तो आखिरी में हम टॉमी लगाते हैं, है ना। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज नोन एज कोलेसिस्टेक्टोमी। अब आप मुझे ये बताओ, अच्छा अगर हम गॉल ब्लैडर निकाल देंगे, अब क्योंकि सर्जरी के थ्रू गॉल ब्लैडर को निकाल दिया गया है, तो क्या अब क्योंकि बाइल जूस का बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फैट के डाइजेशन में वो मदद कर रहा है, तो क्या चेंजेस आएंगे क्या, या फिर क्या कोई प्रॉब्लम आएगी उस पेशेंट में जिसके पास गॉल ब्लैडर नहीं है? तो देखो दिक्कत आएगी बट इतनी नहीं, है ना। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? दो काम है। एक तो उसका काम क्या है, जो बाइल जूस होता है उसे कॉन्सेंट्रेट करना, है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना। और दूसरा उसका काम क्या होता है? बाइल जूस को स्टोर करना। बनाना तो है ही नहीं, बना कौन रहा है? लिवर बनाता है। उसको काम होता है उसको स्टोर करना और उसका कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना। अब मान लो गॉल ब्लैडर है ही नहीं, पेशेंट के पास का गॉल ब्लैडर हमने रिमूव कर दिया। जब आपने गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया है, अब स्टोर तो होगा नहीं बाइल और कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, तो लिवर से डायरेक्ट जो आपका बाइल जो है आपका पेनक्रियाटिक हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डुडेनम में जो बाइल आएगा वो डाइल्यूट होगा, मींस ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, है ना। तो क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो वो फैट को इजीली डाइजेशन में हेल्प नहीं कर पाएगा। तो उन पेशेंट्स को ये उनको ये कहा जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है कि वो जो भी डाइट ले उसमें फैट थोड़ा कम ले। फैट जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। अरे मम्मी थोड़ा धीरे तो बोलो, विराज थोड़ा धीरे तो बोलो। क्लियर क्या कि जो डाइट लेंगे उसमें फैट थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि बाइल जो रिलीज हो रहा है वो इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कि वो फैट को इजीली डाइजेस्ट करवा सके। आया समझ में? क्लियर। इसलिए जो कॉमन बाइल डक्ट होता है ना, देखो उसे हम, इसका एक और नाम होता है जिसे आप क्या बोलते हो? डक्टस कोलेथिकस। डक्टस कोलेथिकस। क्लियर? क्या बोलते हो? डक्टस कोलेथिकस। किसको? कॉमन बाइल डक्ट को। आया समझ में? अगर नीट हो तुमसे डक्टस कोलेथिकस की बात कर रहा है तो दैट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट कॉमन बाइल डक्ट। सेम वे अगर पेनक्रियाटिक डक्ट की जगह डक्ट ऑफ विल्सन दे दे तो वो विल्सन जो है आपका वो क्या है? पेनक्रियाटिक डक्ट। आया इतना समझ में? पूरा जो है आपका डक्ट का सिस्टम वो आपको समझ में आया? अब चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार
चलो, इसलिए हम जो कॉमन बाइल डक्ट है उसका दूसरा नाम भी है, दैट इज योर डक्टस कोलेडोकस। डक्टस कोलेडोकस भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया सिस्टम। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमको नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, जो कि लास्ट ग्लैंड है, डाटा जो है पेनक्रियाज। ठीक है, तो जो पेनक्रियाज है ठीक है, जो पेनक्रियाज होता है उसके पहले तो पेनक्रियाज क्या होता है, इट इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये? हेट्रोक्राइन हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जिसका मतलब ये होगा कि इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है और इसके पास एंडोक्राइन पार्ट भी है। इसके पास एंडोक्राइन पार्ट भी है और एक्सोक्राइन पार्ट भी है। अच्छा देखो, हमको ये पता है एक्सोक्राइन डक्ट वाला पार्ट है, एंडोक्राइन डक्टलेस पार्ट है। तो अभी हम जो डक्ट वाला पार्ट जो पेनक्रियाज का बात कर रहे थे ना, जिसमें डक्ट ऑफ विल्सन था, आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट, वो है आपका एक्सोक्राइन पार्ट। तो जिस पार्ट में डक्ट है दैट इज योर एक्सोक्राइन पार्ट, एंड डक्टलेस पार्ट जो है वो तो हमको पता ही है, पूरे बॉडी में जितने भी डक्टलेस ग्लैंड होते हैं वो होते हैं आपके एंडोक्राइन। ठीक है, दे डायरेक्टली पोर देयर सिक्रीशन इनटू द बॉडी ऑर्गन। कोई सा भी ऑर्गन, टिश्यू, सेल कुछ भी हो, वहां पे डायरेक्टली पोर करते हैं बिना किसी डक्ट के। ठीक है, ये तो हो गया। एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट होता है, इसका काम होता है एंजाइम्स को सिक्रीट करना। एंजाइम सिक्रीट करना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, टू सिक्रीट एंजाइम, है ना। जितने भी पेनक्रियाटिक अभी एंजाइम हम पढ़ेंगे डाइजेशन में, जिनका काम है, उन्हें कौन सिक्रीट करता है? एक्सोक्राइन पार्ट। और एंडोक्राइन पार्ट जो है आपका, वो सिक्रीट करता है हार्मोन। तो आपको पता ही है, पूरा आपका एक लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, लास्ट है ना, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो पूरा एंडोक्राइन पार्ट के ऊपर ही है। एंडोक्राइन पार्ट का काम ही हार्मोन सिक्रीट करना है। क्लियर? एक्सोक्राइन पार्ट को बोला जाता है एसिनी। क्या बोलते हो आप? एसिनी, पेनक्रियाटिक एसिनी। ठीक है, और एंडोक्राइन पार्ट को बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंग्रेहंस। आइलेट्स ऑफ लैंग्रेहंस। क्लियर? अब हम इनके बारे में, आइलेट ऑफ लैंग्रेहंस और एसिनी, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लो, फिर मैं इसको मिटाती हूँ। चलो मैं इसको पूरा ही मिटाती हूँ, सो दैट कि एक ही बोर्ड में कवर हो जाए।
लेट्स सी। चलो देखो, पहले हम डायग्राम बनाते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। देखो ब्लैक पेन से बनाते हैं। चलो लेट्स मेक डायग्राम। ये जो मैं बना रही हूँ दैट इज द एंडोक्राइन पार्ट। हम कौन सा पार्ट बना रहे हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं सो दैट कि हम लिख पूरा पाए। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट बना रही हूँ मैं, एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, अभी जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसमें कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, दिस इज दी अल्फा सेल। ठीक है, फिर कुछ बीटा सेल्स प्रेजेंट होंगे। कुछ होंगे इसमें अल्फा सेल्स डेल्टा, और कुछ होंगे आपके इसमें पीपी सेल्स। ठीक है, और यहाँ होते हैं आपके एसिनी सेल्स, छोटे छोटे। इनके जो आपके ये एंडोक्राइन पार्ट को कवर करते हैं चारों तरफ। ठीक है, ये चारों हो गए। अब देखो हम लेबलिंग शुरू करते हैं सो दैट कि हमें समझ में आए। देखो सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इसे आप क्या बोलते हो, आइलेट्स ऑफ लैंग्रेहंस। ठीक है, एंडो पार्ट है दैट इज एंडोक्राइन वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज दिस वन, इसे आप क्या बोलते हो, एसिनी पार्ट। कौन सा पार्ट है ये, एसिनी पार्ट। ये एक्सोक्राइन पार्ट है। ठीक है, ये जो है दिस इज, इसका ये कौन से सेल्स हैं, अल्फा सेल्स। ठीक है, ब्लू ब्लू कलर के जो बनाए हैं, रेड कलर का जो अंदर वाला पार्ट है ये है बीटा सेल्स। थोड़ा नीचे लिखती हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, सेल्स हमारे टूट गए तो हम इनको रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स रिपेयर और रीजनरेट दोनों हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाले जो सेल्स हैं, कौन से वाले, ये लाल लाल, दिस लाल सेल इज बीटा सेल्स। क्लियर, और ये तो हो गए बीटा सेल्स, काले काले हो गए अल्फा सेल्स। ये जो आपके नीले नीले हैं, या हरे हरे पहले बनाते, चलो हरे 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 वाले जो हैं दे आर योर डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स कौन सा सेल है ये, डेल्टा सेल्स। ठीक है, अब जो आपका ये ब्लू वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट, दिस इज योर पीपी सेल। पीपी सेल्स दैट इज पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्या है ये,
पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। आया समझ में? ये जो चारों सेल्स है ये कौन से सेल्स है? तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कितने सेल्स होते हैं, 4 टाइप्स के, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल्स। ठीक है, अब आपका जो एसिनी है उसके जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को बोला जाता है एसिनार सेल्स। कौन सा सेल्स है ये? एसिनार सेल्स। ये सेल सिक्रीट करते हैं आपका पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर होते हैं आपके एंजाइम्स डाइजेशन के लिए। अब इनमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इन्हें हम बाद में देखेंगे, पहले हम इन सेल्स के फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। देखो, अल्फा सेल जो होता है इसका काम होता है ये ग्लूकागॉन रिलीज करता है। ये क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन। ठीक है, बीटा सेल्स जो है यह मैं ग्रीन कलर से लिखती हूँ, है ना, लेट मी राइट विद डिफरेंट कलर्स, थोड़ा रंग बिरंगा लगना चाहिए। ग्लूकागॉन, बच्चे इसको ग्लाइकोजन भी लिखते हैं बट ये ग्लाइकोजन नहीं है, ये ग्लूकागॉन है। सो बी अल्फा सेल्स क्या रिलीज करते हैं? ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन। ये बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं इंसुलिन हार्मोन। डेल्टा सेल क्या निकालते हैं? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन। पीपी सेल्स जो होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, अरे रे यहां से देखो, रेगुलेशन। अब भाई किसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी? एसिनी सेल की एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम 11th के हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन्हें थोड़ा ये समझ में नहीं आएगा हार्मोन्स का खेल। ये जो है ये हम किस में पढ़ते हैं? एंडोक्राइन में, कि भाई क्या क्या खेल है हमारे हार्मोन्स का। ठीक है, तो बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगी, फिर हम जो एंडोक्राइन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली देखो ग्लूकागॉन का काम क्या होता है कि ये क्या करता है? ये ग्लूकोज को बढ़ाता है। अब ग्लूकोज बढ़ेगा तो डायबिटीज होने की चांसेस है, बट अगर हमें बैलेंस रखना है कि भाई ग्लूकोज बढ़ रहा है तो कम भी तो होना चाहिए, तो कम करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। कैसे? देखो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है देखो, अब भाई ग्लूकागॉन है, ठीक है, ये क्या करता है? ये बढ़ाता कैसे है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, फिर आपको एंडोक्राइन पार्ट में पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। अब जब एक साथ जितने ग्लाइकोजन है उन्हें सबको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता जाएगा तो ग्लूकोज का तो भंडार हो जाएगा, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो बैलेंस मेंटेन रहेगा। अब भाई सोमैटोस्टैटिन का क्या काम है? तो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स जो होती है ना, ये इनहिबिटरी हार्मोन है। कौन से हार्मोन? इनहिबिटरी। कोई सेल्स जो ज्यादा से ज्यादा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, नॉट इन पेनक्रियास पर पूरी बॉडी में कहीं भी, तो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? उन हार्मोन के लेवल को कम कर देते हैं। अब क्योंकि इन दोनों की होती है लड़ाई, अल्फा सेल और बीटा सेल की, ये ग्लूकोज को बढ़ाएगा, ये ग्लूकोज को कम करेगा। अगर ज्यादा ग्लूकागॉन हार्मोन्स अगर ज्यादा सिक्रीट होंगे तो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर इसका ग्लूकोज का लेवल ज्यादा बढ़ रहा है तो सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा? इनकी ग्रोथ को रोक देगा। ग्रोथ को नहीं रोकेगा बट इसके सिक्रेशन को स्टॉप कर देगा। इनहिबिटरी है, हार्मोन रिलीज ही नहीं होगी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा नहीं।
सेम वे विद बीटा सेल्स, अगर बीटा सेल्स ज्यादा होंगे तो ग्लूकोज का लेवल कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा, तो अगर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो भी प्रॉब्लम है ना। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड में हम पढ़ेंगे। तो बीटा सेल क्या कर रहा है, डेल्टा सेल क्या कर रहा है, सोमैटोस्टैटिन रिलीज कर रहा है, और जो सोमैटोस्टैटिन है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है किन्हें, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। और वैसे तो हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अल्फा सेल और बीटा सेल्स को नहीं, इसके अलावा भी ये आपके जो भी दूसरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जितने भी हार्मोन्स हैं, है ना, उन सबको भी वो आपके ट्रैक के, उनको भी क्या करता है, कम करता है, उनको भी इनहिबिट करता है। बट कैसे, वो सब हम वहां पढ़ेंगे। सिर्फ इतना ही समझना है हमको फिलहाल के लिए। आया समझ में, आ रहा है ये पूरा समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। सो मैं आपको आगे अब एसिनार सेल्स और पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो सी, जो पैनक्रियाटिक एसिनी है उसके पास होते हैं एसिनार सेल्स, अब ये जो एसिनार सेल्स होते हैं दे सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं भाई पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स हैं हम ये देखते हैं। देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए जो एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, देन प्रोटीएज कौन सा, फिर लिपिड के लिए या फैट के लिए लाइपेज, जैसे लाइपेज भी बोलते, लाइपेज लिख लेते हैं। चलो और न्यूक्लियस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे पैनक्रियास के पास जो हार्मोन होती है उसे हम सॉरी नॉट हार्मोन, जो एंजाइम है वो है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या बोलते हैं आप इसे, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसे आप अमाइलोप्सिन, अमाइलोप्सिन भी बोलते हैं। हमारे पास एक और अमाइलेज था, सलाइवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन बोला था, ठीक है, ये आपका अमाइलोप्सिन है, ठीक है। ये क्या करता है, जो बचा कुचा तो नहीं, बहुत सारा बचा हुआ 70% जो आपका ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है उसे डाइजेस्ट करता है। प्रोटीएज जो है मींस आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो है आपके पास कौन कौन से हैं, तो इसके लिए आपके पास है ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज डेजेस, सॉरी ट्रिप्सिन ने ट्रिप्सिनोजिन, कीमोट्रिप्सिनोजिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, क्योंकि ये सारे के सारे भी क्या है, दे आर इनएक्टिव एंजाइम। हमें इसको एक्टिव करना, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे एक्टिव करेंगे, कैसे ये एक्टिव होते हैं, ठीक है।
देन आपके पास रुको, थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखते हैं तो सो दैट कि वो इजीली आ जाए, कि आ नहीं रहा है, नो इशू। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसे आप क्या बोलते हो, अमाइलोप्सिन। 70% आपका यहाँ डाइजेस्ट होता है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन, कीमो ट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, लाइपेज के लिए होता है पेनक्रियाटिक लाइपेसेस एंजाइम, जिसको आप स्ट्रिप्सिन भी बोलते हो या स्टियाप्सिन भी बोलते हो, नॉट स्ट्रिप्सिन, इट इज स्टियाप्सिन, ठीक है, सब स्टियाप्सिन भी बोलते हो। एंड न्यूक्लियस के लिए आपके पास दो एंजाइम है, डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए डीएनएस, आरएनए के लिए है आरएनएस, ठीक है, स्ट्रिप्सिन स्टियाप्सिन। आया समझ में? तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा एंजाइम है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, प्रोटीएज के लिए ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सोजन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, और आपके पास लाइपेज के लिए कौन सा है, पेनक्रियाटिक लाइपेजेस, जिसे आप स्टियाप्सिन भी बोलते हो। एंड न्यूक्लियस के लिए आपके पास डीएनएज एंड आरएनएज है। आया समझ में? अब ये जो हार्मोन है बेसिकली, बार बार वो मैं हार्मोन नाम आ रहा, दैट इज योर एंजाइम्स, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो, जो पेनक्रियाटिक जूस है, इस पेनक्रियाटिक जूस की खासियत ये है कि इसे कंप्लीट जूस भी बोला जाता है, इसे कंप्लीट जूस या फिर इसे आप परफेक्ट जूस भी बोलते हो, परफेक्ट डाइजेस्टिव जूस और कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं भाई इसको कंप्लीट या फिर परफेक्ट डाइजेस्टिव जूस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो जूस है आपका कंप्लीट और परफेक्ट बोलने के लिए, जो ये पेनक्रियाटिक जूस है, ये आपके एक एक चीज को वो डाइजेस्ट कर रहा है ना। इसके पास कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए भी है एंजाइम, लाइपेज को डाइजेस्ट करने के लिए है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए है, न्यूक्लियस को डाइजेस्ट करने के लिए है। अगर हम बात करें, देखो जैसे अगर आप सलाइवरी ग्लैंड की बात करो, तो सलाइवा है बेसिकली, सलाइवरी अमाइलेज, वहां सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास एंजाइम है। अगर हम स्टमक में जाएं तो स्टमक के पास सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है ना। तो आपका जो अभी आपको मैं जब कल ये चैप्टर पढ़ेंगे, हम जब इसका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, हम जब देखेंगे कि कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे ये कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि इसे कंप्लीट क्यों बोल रहे हैं, क्यों सभी सारे इतने सारे जूसेस में सिर्फ यही है जो कंप्लीट है, क्योंकि ये सभी के ऊपर वर्क करता है। न्यूक्लियस के ऊपर वर्क करेगा, लाइपेज के ऊपर वर्क करेगा, प्रोटीएज के ऊपर वर्क करेगा। क्यों? आया समझ में? और क्लियरली कल आपको समझ में आएगा। बट ये बात याद रखना, अगर आपसे वो पूछता है कि विच जूस या विच डाइजेस्टिव जूस इज योर कंप्लीट जूस और परफेक्ट जूस, तो वो कौन सा है आपका? पेनक्रियाटिक जूस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट क्लास में डाइजेशन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, और मे बी शायद कल या फिर 2 लेक्चर और लगेंगे ना, आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एनसीईआरटी की रीडिंग, मेरी ब्रह्मास्त्र की जो सीरीज है जो मैंने शुरू करी है, मैं इसी चैप्टर से स्टार्ट करने वाली हूँ 1 जुलाई से। तो आप डेफिनेटली उसे ज्वाइन कीजिए और देखिए कि हम कैसे एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते हैं,
क्लियर। और मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कैसे लगानी है उसके तरीके भी बताऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर मेरा लेक्चर, देखो मैं हर लेक्चर के बाद तो एक कॉमन लाइन ही है कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हो गया।